क्या वाकई भारत में दूसरी आर्थिक संकट आने वाली है? ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है। 1991 में भारत को पहली बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उस आर्थिक संकट के कारण भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास ऋण मांगने जाना पड़ा था और ऋण देने की एवज में दोनों संस्थाओं ने भारत पर आर्थिक सुधारों की शर्त लाद दी थी। नतीजा ये हुआ था कि भारत की जो रणनीति थी, विकास रणनीति योजना पर आधारित, उसको परिवर्तित करके बाजार आधारित करनी पड़ी थी, जिसके बहुत सारे परिणाम सामने आए, अच्छे और बुरे। एक बुरा परिणाम जिसकी चर्चा आज सर्वाधिक होती है वो है निजीकरण की प्रक्रिया, अर्थात सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया, जिससे सरकारी रोजगार के घटने की संभावनाएं पैदा हुई है। तो क्या फिर से भारत आर्थिक संकट का सामना करने जा रहा है और क्या फिर से उसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास संकट से निकलने के लिए ऋण लेने जाना होगा? तो आइए इस सेशन में हम लोग समझते हैं कि क्यों चर्चा की जा रही है कि भारत में आर्थिक संकट आने वाली है, और साथ में ये देखेंगे कि क्या वाकई ये सच्चाई है कि भारत में आर्थिक संकट आ रही है। तो अगर आप डेटा को देखें तो आर्थिक संकट का जो प्रमुख संबंध है वो विदेशी मुद्रा भंडार के साथ रह गया है। श्रीलंका में अभी आपने आर्थिक संकट के बारे में सुना, पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बारे में सुना, और अब ये भी खबर आ रही है कि नेपाल में भी आर्थिक संकट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इवन बांग्लादेश भी आर्थिक संकट से बहुत दूर नहीं है। तो क्या भारत भी उसी श्रेणी में जा रहा है? और इन भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ जो आर्थिक संकट आई है उसका स्वरूप क्या है? 1991 में जो पहली बार भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, उसका स्वरूप क्या था? तो अगर इन सबों को आप मिलान करेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक संकट का संबंध फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, उससे इसका महत्वपूर्ण संबंध रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्या स्थितियां हैं? अगर ये देखें तो अगस्त के महीने में आरबीआई ने एक बात कही थी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, जो स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे। अगस्त के महीने में 573 अरब डॉलर का भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद था। 573 अरब डॉलर अर्थात 573 बिलियन डॉलर का रिजर्व भारत में मौजूद था। जब हम 1991 में आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, उस समय भारत के पास मात्र 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 1.2 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि 573 अरब डॉलर का जो भंडार अगस्त के महीने में था आरबीआई के हिसाब से, वो अनुमानतः 9.4 महीने के आयात के बराबर था। यानी कि जो हम आयात करते हैं उस आयात के एवज में हमें विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है। तो जो ये 573 अरब डॉलर का भंडार है, ये 9.4 महीने के आयात के बराबर था। अगर सेम स्थिति की हम तुलना करें 1991 से, तो 1.2 अरब डॉलर का भंडार जो जनवरी 1991 तक भारत के पास मौजूद था, वो मात्र 3 सप्ताह के आयात बिल को पूरा करने के लिए सक्षम था, यानी कि 3 सप्ताह के आयात के बराबर था। तो यहाँ भी आपको एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। हालांकि ये चर्चा इसलिए चल रही है भारत में आर्थिक संकट आने वाली है क्योंकि इस विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। अगस्त और सितंबर 2 महीने में का ही अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो सितंबर महीने में जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, और एक बड़ी गिरावट आई है। 89 अरब डॉलर की गिरावट आई है, और ये सितंबर, स्पेशली अगर 9 सितंबर की बात की जाए तो 9 सितंबर को ये 553 अरब डॉलर के आसपास रह गया। तो 573 से घटकर ये 553 और अरब डॉलर का हो गया है। और अगर मोटे तौर पे 10 सालों की बात करें तो लगभग 89 अरब डॉलर की गिरावट आई है। तो गिरावट का ट्रेंड आप कह सकते हैं लंबे समय से भारत के
विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर तेज़ी से विदेशी मुद्रा भंडार इसी प्रकार गिरती रही तो ये भंडार और सिकुड़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये अगेन जो बफर होती है कि भाई इतने महीने के आयात के लिए मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहना चाहिए, उस बफर को ये ब्रीच कर जाएगी और फिर भारत को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार को अपने यहाँ फिर से जमा कर सके। लेकिन अगर आप तुलना करें तो मोटे तौर पे देखें कि मई 2013 से तुलना करें, यानी कि जो नई सरकार बनी 2014 में मोदी सरकार, उसके पहले 2013 में तुलनात्मक कवर करके देखें तो इस गिरावट के बावजूद भी 2013 से विदेशी मुद्रा भंडार की स्थितियाँ अच्छी हैं, क्योंकि उस समय जो विदेशी मुद्रा भंडार थी वो 8.9 महीने के आयात को कवर करने के लिए ही पर्याप्त थी। तो ये आधार बनाया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा में लगातार गिरावट भारत में आर्थिक संकट की सुगबुगाहट है। लेकिन भारत में जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समुचित मात्रा में बना रहता है तब तक भारत में हम आर्थिक संकट की स्थितियों को नहीं देखते हैं। ये आर्थिक कठिनाइयाँ जरूर हैं, लेकिन ये आर्थिक संकट की तरफ मतलब आर्थिक संकट के बारे में नहीं बताती है। अब आप देखें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो गिरावट आ रही है उसका कारण क्या है, तो उसका प्रमुख कारण है रुपए के मूल्य में ह्रास का होना, जिसे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ कहते हैं। जो भी फॉरेन ट्रेड होती है उसमें हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है और इसके लिए रुपये को डॉलर में तब्दील करना पड़ता है। तो जिस दर पे रुपये और डॉलर की अदला बदली होती है उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। और अभी अगर एक्सचेंज रेट का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये बताता है कि भारत के रुपये की मूल्य डॉलर के मुकाबले गिर रही है और इसमें भी ये लगातार गिरावट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इस गिरावट को अगर आप देखें कि ये गिरावट कितनी है, तो लगभग इस साल यानी कि 2022 के साल की अगर बात करें तो इस साल अब तक लगभग 7% रुपये के मूल्य में गिरावट हो चुकी है अमेरिका के डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो गिरावट है इसका कारण क्या है। तो जो कारण सरकारी स्तर पर बताया जा रहा है या जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा समझा जा रहा है, उन दोनों का अगर देखें तो रूस यूक्रेन संघर्ष को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूरी तरीके से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई जिससे सरकार को ज़्यादा विदेशी मुद्रा पे करने की आवश्यकता पड़ रही है। और आप देखें तो वैश्विक जो मंदी की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसकी वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उन निवेशकों को कहते हैं जो दूसरे विदेशी होते हैं और भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, सुरक्षित आश्रय की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो मौद्रिक नीति है वो कठिन होती जा रही है, सख्त होती जा रही है, जिसमें लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये अपने पैसे के लिए बेहतर डेस्टिनेशन की तलाश में भी हैं। ये वजह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी भारतीय शेयर बाज़ारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। 2022 में अगर अब तक की बात की जाए तो 29.6 बिलियन डॉलर तो अकेले एफपीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपना यहाँ से निकाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी माना जा रहा है, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है वो अमेरिका की मुद्रास्फीति को कम करने के लिए लगातार ब्याज दरों में वृद्धि कर रही है और 3 बार वो वृद्धि कर चुकी है और चौथी बार भी वृद्धि करने की तैयारी में है। अमेरिका की स्थिति ये है कि अमेरिका पिछले 4 दशक की तुलना में अभी मुद्रास्फीति की सर्वोच्च स्तर को वो महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उस दौर से गुजर रहा है। तो वहाँ भी बहुत सख्त मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जा रही हैं और इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जा रहा है। ये भी एक वजह है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और अमेरिकी बाज़ारों में पैसा रखना ज़्यादा सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। और आप मोटे तौर पे देखें तो ये जो मूवमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा का या डॉलर का, यानी कि इंडियन मार्केट से अमेरिकन मार्केट की तरफ ये मूव कर रही है, उसकी वजह से आरबीआई
जब ये मूवमेंट होगी तो नेचुरल है कि रुपया गिरेगा, रुपये की वैल्यू गिरेगी। तो उस रुपये की वैल्यू को गिराने के लिए आरबीआई और ज़्यादा डॉलर अपने रिजर्व से निकाल कर बेचने की स्थितियों में जा रहा है। और ये भी वजह बन रहा है कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें तेज़ी से गिरावट आ रही है। अब आप देखें कि ये जो ट्रेंड है क्या भारत के साथ ही एक हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड का पार्ट है। अगर आप भंडार में गिरावटों की बात करें कि विदेशी मुद्रा भंडार में कहाँ कितनी गिरावट हुई है, तो अकेले आप देखें भारत और थाईलैंड दोनों सबसे अधिक माने जा रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, गिरावट आ रही है। भारत में अगर 81 अरब डॉलर की गिरावट हुई है तो थाईलैंड में ये 32 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। दक्षिण कोरिया में भी 27 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। इंडोनेशिया में 13 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। और मलेशिया में भी 9 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि सभी जगह पे सभी करेंसीज की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएट कर रही होगी। और इसका रीजन बहुत साफ है कि जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है और अमेरिका के फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, तो डॉलर में निवेश करना अब निवेशकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अतः डॉलर खींचकर अमेरिका की तरफ आ रहा है और इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और सब्सिक्वेंटली उसका जो असर देखेंगे वो विभिन्न अलग अलग मुद्राओं पर उनके कीमत में गिरावट के रूप में दिखाई दे रही है। और भारत के लिए अगर देखेंगे तो पिछले 4 सालों में ये सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है करेंसी के वैल्यू के संदर्भ में अगर बात की जाए। 2022 की शुरुआत से इसने अब तक 7% अपनी मूल्य डॉलर के मुकाबले खो दी है। इवन एक समय ये 1 डॉलर इक्वल टू 80 रुपये के बराबर आ गया, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक ऐतिहासिक निचला स्तर माना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अगेन यहाँ भी तुलनात्मक अध्ययन देखें तो सिर्फ भारत की ये स्थिति नहीं है। इवन भारत की तुलना में अन्य देशों की जो डिप्रिसिएशन है वो ज़्यादा बड़ी डिप्रिसिएशन दिखाई देती है। अगर चाइनीज़ रेनविमी की बात करें, चाइना की करेंसी की, तो वो 9% तक डिप्रिसिएट हो चुकी है अभी तक। बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो वो 10.6% तक डिप्रिसिएट हो चुकी है। अगर एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करें, यूरो की, ब्रिटिश पाउंड की बात करें, तो यूरो 11.7% डिप्रिसिएट हो चुकी है। ब्रिटिश पाउंड 17.6% डिप्रिसिएट हो चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर ये डिप्रिसिएशन हो रहा है तो इससे भारत को ट्रेड पे लाभ होना चाहिए था। नॉर्मली जब डिप्रिशिएट होती है करेंसी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, लेकिन ये लाभ भारत को प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि भारत के साथ साथ इनकी जो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रही है, तो ये एडवांटेज भी नहीं मिल रहा है। तो डिप्रिशिएशन हो रहा है, पहली बार ऐसा देखेंगे कि डिप्रिशिएशन का लाभ भारत को निर्यात के संदर्भ में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप देखें व्यापार घाटे की स्थिति को भी देखें तो अगस्त में भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट था, माल का निर्यात था, वो 33.92 अरब डॉलर का था, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 1.6% अधिक है। तो भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल के इस महीने की तुलना में 1.62% बढ़ा है। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद आयात की अगर बात करें तो आयात में भी बढ़ोतरी हुई है और आयात में बढ़ोतरी 2 अंकों के साथ हुई है, डबल डिजिट में हुई है। तो इस वजह से जो निर्यात की वृद्धि है उसके लाभ को आयात की वृद्धि ने कम कर दिया है और नतीजा ये हुआ है कि भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें भी बढ़ोतरी का ट्रेंड दिखाई देता है। भारत का आयात लगभग इसी समय अगर देखें तो 37.28% बढ़ा है, जो कि 61.9 बिलियन डॉलर का है। तो लगभग आप देखें तो 33 अरब डॉलर का आप निर्यात कर रहे हैं और 61 बिलियन डॉलर का आप अगस्त के महीने में आयात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्यापार घाटा, निर्यात और आयात के बीच के अंतर को ही कहते हैं। तो 2022 अगस्त में जो निर्यात घाटा है वो बढ़कर 27.98 बिलियन डॉलर हो गया है। और ये भी वजह है, अगर दोनों के बीच में अंतराल बढ़ता है निर्यात और आयात के बीच में, आयात ज़्यादा होता है तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज को
डिप्लीट करता है, फॉरेन एक्सचेंज को ये कम करने वाला एक कारक बन जाता है। तो प्रमुखतः आप देखेंगे कि ये जो अवधारणा है कि भारत में आर्थिक संकट आने वाला है, दूसरा इकोनॉमिक रिसेशन हम बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो सारी बातें इन्हीं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स के डेटा पर आधारित है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे विश्लेषण दिया। और वस्तु स्थिति अगर अभी की देखें तो 1991 वाली स्थितियाँ और आज की स्थितियों में ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हाल के समय में भारत में कोई आर्थिक संकट आने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत तेज़ी से और डिप्लीट होते होते खात्मे की तरफ न चला जाए। आइए एक सूचना देना चाहूँगा लास्ट में कि आज 16 सितंबर है और आज अंतिम दिन है अनअकैडमी की तरफ से 20% ऑफ दी जा रही है सब्सक्रिप्शंस पे। तो आप 20% ऑफ की सब्सक्रिप्शन लीजिए आज के दिन, और इसमें आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो रेफरल कोड है वो OPC10 लाइव है, इसका इस्तेमाल करके आप 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अनअकैडमी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, अनअकैडमी लाइट के नाम से, UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, जिसे आप मात्र 159 रुपीज़ में 6 महीने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी ने एक और पहल की है जिसमें वो सितंबर महीने का करंट टाइम्स प्रोवाइड करा रही है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।